लीनियर मोशन में इक्विवेलेंट, लीनियर मोशन में इनर्शिया का इक्विवेलेंट रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में मोमेंटम का रोटेशनल मोशन में इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम। अब लीनियर मोशन में फोर्स का इक्विवेलेंट रोटेशनल मोशन में क्या बनेगा? मोमेंट ऑफ फोर्स। करेक्ट। मोमेंट ऑफ फोर्स एक्चुअली फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट। जब आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो आपके फोर्स का इफेक्ट है ट्रांसलेटरी मोशन, जगह बदलने वाला मोशन। लेकिन जब आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो जगह नहीं बदल रही लेकिन घूमना शुरू कर देती है या घूमने से रुक जाती है, तब आपके फोर्स का इफेक्ट है रोटेशनल मोशन। तब आपके फोर्स का इफेक्ट क्या है? रोटेशनल मोशन है। इसे हम क्या कहेंगे? मोमेंट ऑफ फोर्स। और इसके लिए एक नई टर्म अलग से बना दी गई जिसे कहा जाता है टॉर्क। TORQUE, टॉर्क। टॉर्क क्या है? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। यानी जब आप अपने घर का दरवाजा खोल रहे हैं, जब आप खिड़की खोल रहे हैं, तब आप एक्चुअली अप्लाई तो फोर्स ही कर रहे हैं, लेकिन इसका जो इफेक्ट रोटेशनल इफेक्ट हो रहा है, तो वो रोटेशनल इफेक्ट केवल आपके फोर्स पर डिपेंड नहीं है, और फैक्टर पर भी डिपेंड है। तो हम इसे सिर्फ फोर्स ना कहकर क्या कहेंगे? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। और इसका नाम दिया गया टॉर्क। किन फैक्टर्स पर डिपेंड? ये आपके घर की दीवार, ये घर की दीवार, और ये दीवार में हिंज के साथ लगा हुआ दरवाजा। करेक्ट। अब जब आप दरवाजे को खोलना चाहते हैं तो आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं। हालांकि दरवाजा निकल कर नहीं गया कहीं भी, अब भी वहीं लगा हुआ है, लेकिन इसमें कौन सा मोशन आ गया? रोटेशनल मोशन आ गया। अब आपने जो फोर्स अप्लाई करी है, आपने यहां फोर्स अप्लाई किया, ये इस फोर्स का इफेक्ट तीन अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला तो खुद फोर्स, पहला फैक्टर फोर्स, कि आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं। अगर आप हल्की सी फोर्स लगा रहे हैं तो हल्का सा रोटेशनल मोशन आएगा। आपने दबा के घुसा मारा इसके अंदर, ज्यादा फोर्स लगाई तो रोटेशनल इफेक्ट ज्यादा आ गया। सेकंड आपका डिपेंड करता है कि आप ये फोर्स कहां अप्लाई कर रहे हैं। बॉडी वही है, वही सब कुछ है, बॉडी वही है, लेकिन अगर आपने फोर्स यहां अप्लाई किया तो आराम से घूम जाएगा। वही फोर्स अगर आप यहां बिल्कुल जड़ में अप्लाई करने लगे तो मुश्किल पड़ेगी इसे घुमाने में। फोर्स आपकी वही है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल गया। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस बदल गया। यहां दिस दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां एक कब्जों से जुड़ा हुआ है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत डिस्टेंस पर आपने फोर्स अप्लाई की है तो आराम से घूम जाएगा, यानी टर्निंग इफेक्ट ज्यादा दे रहे हो आप। लेकिन वही फोर्स आपने बिल्कुल कब्जों के पास जड़ में अप्लाई कर दी, तो वही टर्निंग इफेक्ट देने के लिए आपको बहुत तगड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। और एग्जैक्टली बिल्कुल कब्जे के ऊपर आपने कितनी फोर्स लगाए जाओ, कुछ नहीं होने वाला। तो पहला फैक्टर कि टर्निंग इफेक्ट जिस पर डिपेंड करता है, वो फर्स्ट फैक्टर क्या है? कि आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड फैक्टर कि आप ये फोर्स कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। एक और फैक्टर है जिस पर ये डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। आपने फोर्स तो यही लगाई डिस्टेंस पर, लेकिन फोर्स आप ऐसे लगाने लगे कब्जे की तरफ को, लगाते रहो, घूम जाएगा क्या? नहीं घूमेगा, नहीं घूमने वाला।
तो डिपेंड करेगा कि आप किस एंगल पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब एंगल डिस्क्राइब करने के लिए हम यहां कुछ वेक्टर्स बना लेते हैं। एंगल डिस्क्राइब करने के लिए वेक्टर बना लेते हैं। हम यहां कुछ वेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। ये मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, राइट। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहां ये जुड़ा हुआ है। यहां से मैं एक पोजीशन वेक्टर बना लेता हूं, आर वेक्टर। दिस इज आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। एक्सिस ऑफ रोटेशन से पोजीशन वेक्टर है किस पॉइंट का, जिस पॉइंट पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, करेक्ट। अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहां देखिएगा, मैं इससे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। मैंने एग्जैक्टली ये फोर्स अप्लाई करी। दिस इज फोर्स वेक्टर। जानबूझ के उल्टा पकड़ा हूं ताकि फिसले ना ये। दिस इज फोर्स वेक्टर। तो कोई बता पाएगा कि अब पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच कितना एंगल है इस कंडीशन में? यहां फोर्स वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच कितना एंगल है? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, करेक्ट। तो मैंने फोर्स लगाई, हो गया है। अब देखना जरा ध्यान से, अगर मैं फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन बदल दूं तो टर्निंग इफेक्ट तो आ रहा है, लेकिन सेम फोर्स से वही इफेक्ट नहीं आने वाला। अगर मैं इसको बिल्कुल ही फोर्स वेक्टर को रेडियस पोजीशन वेक्टर के पैरेलल लगा लूं, कोई टर्निंग इफेक्ट ही नहीं होगा। या फिर इस फोर्स वेक्टर को मैं इस पोजीशन वेक्टर के एग्जैक्टली अपोजिट लगाने लगूं तो भी कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। जब आपने परपेंडिकुलर अप्लाई किया तब इसका इफेक्ट मैक्सिमम है। आराम के साथ आपका ये दरवाजा घूम जाएगा, खुल जाएगा। तो तीन फैक्टर हो गए जिस पर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर ये फोर्स कितनी है। दूसरा फैक्टर कितनी डिस्टेंस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर पर डिपेंड है। और तीसरा डिपेंड करता है कि आपके पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच कितना एंगल है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो मैक्सिमम इफेक्ट आ रहा है। अगर ये एंगल 0 है या 180 है तो मिनिमम इफेक्ट आ रहा है। कौन बता पाएगा कि अब इस टॉर्क का पोजीशन वेक्टर फोर्स वेक्टर के साथ क्या रिलेशन बनेगा? सोचिए, ध्यान से सोचिए। जब फोर्स वेक्टर पोजीशन वेक्टर के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है तब मैक्सिमम इफेक्ट है। जब फोर्स वेक्टर पोजीशन वेक्टर के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, फिर तो टर्निंग इफेक्ट ही नहीं आ रहा है ना। तो अब यहां तीन फिगर्स हो गई आपके पास। एक तो खुद फोर्स, दूसरा पोजीशन, और तीसरा दोनों के बीच एंगल। तो कोई आइडिया लगा सकता है कि इनका अब क्या रिलेशन बनने वाला है? टॉर्क का, फोर्स का, पोजीशन का, एंगल का, आपस में इन चारों का क्या रिलेशन बनने वाला है? मैं एक्चुअली आपसे कुछ वेक्टर के बारे में पूछ रहा हूं। कुछ वेक्टर में से कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे। मोमेंट ऑफ टॉर्क, मोमेंट ऑफ टॉर्क, ओ सॉरी, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, TORQE। The turning effect of force is called torque. It is given by the cross product of displacement vector and force vector. It is given by the cross product of, लिख लिया तो आपने, क्या लिखवा लिखते हैं, इट इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब इसकी सिंपल सी बात है, कितनी यूनिट आएगी इसकी? फोर्स में से न्यूटन आएगा और पोजीशन में से मीटर आएगा। ये आपका फॉर्मूला बन गया। स्केलर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में क्या लिखेंगे? टो वेक्टर, टो नॉट वेक्टर, इक्वल्स RF साइन थीटा।
न्यूटन मीटर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। ठीक है, कीजिए। अब छोटी सी कंडीशन हम निकाल लेते हैं। टॉर्क इज मैक्सिमम कब? व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम और थीटा इक्वल्स, और फिर इस टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? आर इंटू एफ इंटू साइन 90। तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? एफ आर या आर एफ कुछ भी लिख दीजिए, न्यूटन मीटर। ठीक है, इसके साथ साथ ही टॉर्क इज मिनिमम कब? व्हेन साइन थीटा इज मिनिमम और थीटा इक्वल्स 0 और 180 डिग्री। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा मैक्सिमम हम ले लें। टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम 90 और एफ वेक्टर परपेंडिकुलर आर वेक्टर, दोनों के बीच 90 तभी तो होगा। और यहां पर क्या हो जाएगा आपका? टॉर्क की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? एफ आर साइन 0 और एफ आर साइन 180। दोनों ही केस में टॉर्क की मिनिमम वैल्यू कितनी आनी है? 0 न्यूटन मीटर आना है। ठीक है, कब होगा ये? कब होगा? व्हेन एफ वेक्टर पैरेलल आर वेक्टर और एफ वेक्टर क्या? एंटी पैरेलल आर वेक्टर। ओके, अब हम एक चीज और करेंगे, क्या? टॉर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ रिलेशन निकाल कर लाएंगे। यानी कि एक बार फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। टॉर्क अभी आपने क्या लिखा? आर वेक्टर क्रॉस, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। इफ आर वेक्टर परपेंडिकुलर एफ वेक्टर, थीटा इक्वल्स कितना होगा? 90 डिग्री। एंड टॉर्क कितना बनेगा? आर एफ साइन 90, सिंपली कितना हो गया? एफ इंटू आर। ठीक है, अब देखिएगा छोटा छोटा चेंज कर रहे हैं। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एम आर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन है, इसे इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ले लो। कितना होगा? याद है किसी को लीनियर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन? आर अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ? अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन इन रेडियन पर स्क्वायर सेकेंड। हालांकि इसे लिखने की कोई बात नहीं है, जब हम एंगुलर एक्सेलरेशन करें तो अपने आप ही वो रेडियन पर स्क्वायर मीटर में हो, सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड में होगा। अब देखना जरा ध्यान से, आर से आर मल्टीप्लाई होकर टॉर्क क्या हो गया? एम आर स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब ये तो हम पॉइंट बॉडी के लिए ले रहे हैं। फॉर एक्सटेंडेड बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए यही टॉर्क कितना होगा? समेशन आई इक्वल्स 1 टू एन एम आई आर आई स्क्वायर इंटू अल्फा। अब देखो सिंपल रिलेशन निकल कर आ गया, टॉ इक्वल्स आई अल्फा। अब यहां आई को डिफाइन करने के लिए फिर से यूनिट कर लीजिए, क्या? इफ अल्फा इक्वल्स 1 रेडियन पर स्क्वायर सेकेंड, आई इक्वल्स टॉर्क, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट गिवन एन एक्सिस इज इक्वल, न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क। कौन सा टॉर्क? रिक्वायर्ड
to produce an acceleration, angular acceleration of 1 radian per square second. Right? कीजिए. हेडिंग डालना चाहते हैं तो इसकी हेडिंग डाल दीजिए रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एक हेडिंग और डालिए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ टॉर्क. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ टॉर्क. Moment of inertia of a body about the given axis is numerically equal to the torque required to produce an angular acceleration of 1 radian per square second. 1 radian per square second in the body